तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। पार्ट टू तक हमने बताया था कि महात्मा गांधी ही 1909 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से इंडिया आ चुके थे। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले हम लोग ने एक बार क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोग ने पार्ट वन से तो स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी ट्रेड करने के लिए। उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट हर एक 20 साल के बाद लगाया जाता था, जैसे 73 में, 93, 1813, 33 और 53। तो 1773, 1833, 1853 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इनके रूल रेगुलेशन हम लोग को पढ़ने की क्या क्या इन एक्ट में हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग ने पढ़ लिया था। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था पीस्ट इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, वो भी पढ़ लिया था। फिर चार्टर एक्ट आया था 1833 में। 1833 में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया था। उसके बाद फिर एक्ट आया 1853 का आएगा। उसका 1853 का एक्ट आया, 53 का भी हम लोग ने पढ़ लिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई पावर नहीं बची थी। इसके बाद क्या हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया था, जिसको स्पॉय म्यूटेनी भी कहते हैं, बाई यानी ब्रिटिश लोग स्पॉय म्यूटेनी कहते हैं, हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। इसमें कुछ कुछ इंडियन को इन्वॉल्व करके कुछ कुछ बनाया गया, जिसमें वो सबसे बड़ा डिसीजन इसमें यही था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बन गया था उसको हटा के फिर से वाइसरॉय बना दिया गया, और वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव क्राउन का था। और एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट कहने का मतलब हो गया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, मतलब कि वो उसको क्या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, मतलब उत्तरदायी गवर्नमेंट है। मतलब इसमें क्या था, XYZ कोई भी राज्य अपना प्रॉब्लम वाइसराय को बताएगा, वाइसराय सेक्रेटरी को बताएगा, सेक्रेटरी पार्लियामेंट को बताएगा। इसमें प्रोक्लेमिनेशन हुआ था HMG का, जो कि हर मैजेस्टी गवर्नमेंट का इंडिया में प्रोक्लेमिनेशन हो गया था। इसके बाद लॉर्ड केनिंग आए थे। लॉर्ड केनिंग का फैसला था कि अगर इंडियन पे रूल करना है तो इंडियन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इंडियन काउंसिल 3 एक्ट पारित किया गया, 1861, 92, 1909। तो ये तीनों एक्ट हम लोग ने पढ़ लिया था। 1861 का क्या हुआ था, जिसमें 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर गए थे। पावर यानी डिसेंट्रलाइज होना शुरू हो गया था, पावर सब आज सारे स्टेट को देना शुरू हो गया था। उसके बाद 1892 का आया, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें सारा बजट डिस्कशन होगा, रिकमेंडेशन होगा, सारे सब ये कोई भी, कैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये बहुत बड़ी ट्रेड कंपनी थी, इसी ट्रेड यूनियन से, यूनिवर्सिटी से, ये सबसे डिस्कशन होके बजट में इस सब का डिस्कशन होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया था क्योंकि नॉमिनेशन हो रहा था। उसके बाद 1909 में क्या हुआ था, उस समय के मार्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय थे मिंटो। तो इसलिए मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स में आया था, जिसमें मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। वही डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी थी, जिसमें मुस्लिम लीग का गठन होने के कारण ही इंडिया में डिवाइड एंड रूल करके शासन ब्रिटेन कर सकते थे। तो यही था फाउंडेशन ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसी के बाद हम लोग आज यहाँ से पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में हम लोग ने छोड़ के गए थे कि 1909 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से हमारे फादर ऑफ द नेशन इंडिया आ चुके थे। तो अब इनको फादर ऑफ द नेशन क्यों कहा गया और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फादर ऑफ द नेशन भाई महात्मा गांधी को ही क्यों कहा गया फादर ऑफ द नेशन, और इन्हीं को इतना याद किया क्यों जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि और ज़्यादा फ्रीडम फाइटर नहीं थे, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर थे। हर एक घर से एक फ्रीडम फाइटर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, यानी जितना नाम लीजिए उतना कम है, इतने फ्रीडम फाइटर थे उस टाइम। तो लेकिन महात्मा गांधी इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये मास्ट कम्युनिकेटर लीडर थे। मास्ट कम्युनिकेटर लीडर कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था कि उस समय लिटरेसी रेट इंडिया की 7 to 8% थी। ये 1909 का बात कर रहे हैं, उस समय इंडिया की लिटरेसी 7 to 8% थी। तो अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि जो ब्रिटेन ने हम लोग को स्लेव बनाया था, हम लोग को गुलाम रखा था, वो मिलिट्रीली स्लेव नहीं था। मतलब कि हम लोग पे मिलिट्री नहीं छोड़ दिया था कि हम लोग को मिलिट्री छोड़ दिया और बंदी बनाया हुआ है, नहीं, हम लोग उस तरह से स्लेव नहीं थे। हम लोग थे पॉलिटिकल एंड लीगल मीन्स से स्लेव थे। पॉलिटिकल लीगल मीन्स से स्लेव थे, इसी कारण जो हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े उसको हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं। और अगर वही मिलिट्री स्लेव
बनाता और हम लोग फाइट करते तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। ब्रिटेन हम लोगों को किस तरह से स्लेव बनाया था, पॉलिटिकली लीगल मीन्स से। तो यही था कि हम लोग को जो ब्रिटेन क्या था, कॉलोनी में हम लोग को बना के रखा था। कॉलोनी से हम लोग को इंडिपेंडेंट होना था। तो कॉलोनी से इंडिपेंडेंट कब हो गए, जब हम लोग को पता रहेगा कॉलोनी क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो अब ये बताएगा कौन कि कॉलोनी से हम लोग को इंडिपेंडेंट आना है। इंडिपेंडेंट के रास्ता में एक चीज़ है डोमिनियन, हम लोग को पहले डोमिनियन बनना है। ये पूरा रोड मैप था कॉलोनी से इंडिपेंडेंट बनने का। तो ये पूरे रोड मैप को महात्मा गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान को बताया, इसलिए महात्मा गांधी इतने फेमस हुए और इसी कारण ये मास्ट कम्युनिकेटेड लीडर थे। तो सबसे पहले जानते हैं कॉलोनी क्या है। अब ब्रिटेन ने हमें कॉलोनी बना के रखा, तो कॉलोनी आखिर होता क्या है। तो कॉलोनी का मतलब होता है वेयर स्ट्रॉन्गर स्टेट कंट्रोल स्मॉलर और वीकर स्टेट बाय पॉलिटिकल एंड लीगल मीन्स। वही मैंने बताया, यहाँ पे बताया था मैंने, जो कि पॉलिटिकल एंड लीगल मीन्स से हम लोग क्या थे, गुलाम थे। तो यही है कॉलोनी। अगर स्ट्रॉन्गर स्टेट किसी छोटे स्टेट पे कब्जा कर लेता है तो उसको कॉलोनी कहते हैं। अब कॉलोनी से हम लोग को डोमिनियन बनना था। डोमिनियन में क्या था, डोमिनियन बनने का मतलब था पॉलिटिकल और लीगल इंडिपेंडेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल इंडिपेंडेंट बट कंट्रोल ऑफ अ स्टेट और नॉट। यानी जो मेन कंट्रोल है वो हम लोग के हाथ में नहीं हो, लेकिन पॉलिटिकल और लीगल राइट्स हम सभी के पास हो। और उसके बाद हम लोग को इंडिपेंडेंट बनना था, यानी पॉलिटिकल लीगल सॉवरेंट। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। महात्मा गांधी जी ने यही रोड मैप दिया था कि पहले कॉलोनी है हम लोग, कॉलोनी से डोमिनियन बनेंगे, डोमिनियन से इंडिपेंडेंस लेंगे। तो इसी के लिए जब हम लोग को डोमिनियन की डिमांड हुई तो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, जिसमें था मॉन्टेगी चार्ल्स फोर्ड परफॉर्म्स। ये मॉन्टेगी चार्ल्स परफॉर्म था। इसमें हम लोग मांगे प्रोविजनल ऑटोनॉमी। ये गांधी जी ने डिमांड किया प्रोविजनल ऑटोनॉमी का। ठीक है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी क्या होता है वो उसका डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें था एक लेजिस्लेटर लिस्ट। अब जानते हैं लेजिस्लेटर लिस्ट में क्या क्या था। लेजिस्लेटर लिस्ट में था फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट में रिजर्व लिस्ट, ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट क्या होता है, विदाउट द एडवाइस टू द मिनिस्टर, ट्रांसफर विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 था, इसका पहला क्या था, लेजिस्लेटर लिस्ट सेपरेटेड बट नॉट द एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में क्या आता था, प्रोविजनल और प्रोविजनल लिस्ट आता था। तो लेजिस्लेटर लिस्ट को तो सेपरेट कर दिया गया, लेकिन एग्जीक्यूटिव का जो पावर था उसको सेपरेट नहीं किया गया। अब प्रोविजनल सब्जेक्ट क्या था, रिजर्व और ट्रांसफर। ठीक है, जो हम लोग मांगे थे प्रोविजनल ऑटोनॉमी। प्रोविजनल क्या मांगे थे, ऑटोनॉमी। प्रोविजनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, यानी पावर का सबको डिवीजन होना चाहिए, पूरे स्टेट में डिवीजन होना चाहिए, और ट्रू बाई कैमरलिज्म। तो डिवीजन ऑफ पावर, अब इनके नज़र में डिवीजन ऑफ पावर हो गया। डिवीजन ऑफ पावर कैसे हुआ, लेजिस्लेटर लिस्ट सेपरेटेड कर दिए एग्जीक्यूटिव लिस्ट से, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हो गया। अब ट्रू बाई कैमरलिज्म हुआ कि नहीं, इसको आगे देखते हैं। बाई कैमरलिज्म किया गया बाई कैमरलिज्म, जिसमें क्या हुआ, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। जो काउंसिल ऑफ स्टेट था वो क्या था, राज्यसभा था। राज्यसभा क्या है, आज भी जो हम लोग का राज्यसभा क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है। तो वो भी उसमें एडवाइजरी बॉडी किया गया, यानी पावर तो कुछ रहा नहीं। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव पावर इंडियन के पास था, उसको 3/6 कर दिया गया। 3 इंडियन, 6 में से 3 इंडियन रहेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख एंड एंग्लो इंडियन और सिख के लिए सेपरेट से इलेक्शन होगा। फिर लिमिटेज फॉर चॉइसेस, इसमें 10%, यानी उस समय जो वोटिंग का पॉलिसी था उसमें क्या था कि ओनली 10% इंडियन ही वोट कर सकते हैं, पूरे इंडियंस को अधिकार नहीं था वोट करने का। और इनफैक्ट ब्रिटेन के काल में कभी भी पूरा वोटिंग नहीं हुआ था। वो भी भीमराव अम्बेडकर जो एक एक्ट लाए थे जिसमें एडल्ट को वोट करने का अधिकार मिला था। तो ब्रिटेन के टाइम सिर्फ 10% इंडियन ही वोट कर सकते थे। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आज के डेट में यूपीएससी है,
वो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हो गया था। सेपरेट प्रोविजनल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, प्रोविजनल बजट अलग आएगा, सेंट्रल बजट अलग आएगा। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद ये बोला गया कि 10 साल में इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अब 1919 का ये था, ये जो बात किया गया और बोला गया कि इसको 10 साल में हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इसमें देने को तो उन्होंने हम लोग को प्रोविजनल ऑटोनॉमी दे दिया, लेकिन उसमें कुछ दिया ही नहीं हम लोग को। तो ये बात गांधी जी लोग को पता चली इसमें कुछ नहीं है और ये सिर्फ एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसलिए गांधी जी ने स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस जो बिल था 1909 का बिल था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। अब ये जो शुरू किया गया, अब आपसे क्वेश्चन पूछा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था, 1919 में शुरू हुआ, किस कारण से शुरू हुआ। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया उसमें जो भी लिखा हुआ था, जो भी वो वाइट पेपर पे लिख के गए थे, बोल के गए थे, वो फॉल्स स्टेटमेंट था, जिसके कारण हम लोग को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया गया। बोले थे तो थे क्या 10 साल के बाद, 10 साल के बाद बोले थे, लेकिन क्या हुआ कि इसका स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हुआ, इंडिया की तरफ से बहुत भयानक अपोजिशन हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया, जो भी एक सफल साबित हुआ। और इसको रिवाइज करने एक वहाँ से एक आदमी भेजा गया जिसका नाम था साइमन। अब जो साइमन थे, इन्होंने लाया साइमन कमीशन। ये आए इंडिया में 1927 पे। बोला गया था क्या 10 साल के बाद, लेकिन जो बिल आया था 1919 में आया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 8 साल में साइमन को आना पड़ा, क्योंकि इतना जबरदस्त विद्रोह चल रहा था, जिसके कारण 8 ही साल में साइमन को आना पड़ा। साइमन आया, साइमन का क्या था, नवंबर 1927 में। अब क्या साइमन किए, साइमन गो बैक का नारा लगा, ये सब क्या किए, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। पॉलिटिकल पार्ट ये है कि साइमन ने किया गया, साइमन ने क्या किया कि जो कमेटी बना उसमें एक भी इंडियन को नहीं लिया गया। अब इंडियन के लिए इंडिया का जो दिक्कत है उसको रिफॉर्म करना है, और इंडियन को ही कमेटी में उन्होंने एक भी इंडियन को कमेटी में नहीं लिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और 1930 में इसका रिजल्ट आया। 1930 में वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म आया, जो कि लीड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके कारण हम ये टॉपिक सेपरेटली अगले लेक्चर में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बहुत ही अच्छे से डील करेंगे। तो यहाँ तक डिस्कस हो गया है पूरा हम लोग का 1935 से पहले तक का क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं उसे फिर से अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।